रेगुलर ऑनलाइन रहते हैं उनकी कंप्लेंट है, क्यों नहीं होते? आप थे, आप पता क्या करते हो, ज्वाइन करके 1 सेकंड में लीव करते हो। आई हैव सीन। इन्फ्लेशन हमने दिसंबर में जान में करा है, अभी क्या चल रहा है, ऑलमोस्ट मार्च इज गोइंग टू बी। हाँ मतलब उसके बाद के आपके 2.5 1.5 महीने काम गए। अभी आए हो आप 1 सेकंड पहले, दिखे हो मेरे को तो, मतलब मैंने तो नहीं देखा आपको। बताओ, इतने क्वेश्चंस डिस्कस करें और उन क्वेश्चंस में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं क्या फ़ायदा करवाने का? टेल मी द पॉइंट। यू आर सेइंग एग्रीकल्चर, क्या क्यों कराऊँ मैं? रिकॉर्डिंग्स आप देखते नहीं, ठीक है, क्लास में आप होते नहीं, मतलब आपको पता नहीं। कल मैंने चीज़ें बताई हैं, क्रोनिक इन्फ्लेशन क्या, क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये सब क्या होते हैं। एक डिफरेंस पूछूंगी, याद होगा नहीं, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग एनीथिंग? लाइक सीरियसली, इवन इफ आई स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक, 2 पेज भरे होंगे रजिस्टर के अभी तक, बस। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है पॉइंट आउट करना किसी को भी, लाइक सीरियसली, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम इवन सेइंग एनीथिंग इन सो मेनी डेज। लाइक 16 17 लेक्चर के बाद आज पहली बार मैं बोल रही हूँ, इट मीन्स आई एम कंसर्न्ड। मुझे खुद भी मोटिवेशन नहीं होगी ना फिर कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाने की। कोई मोटिवेशन तो दो कि हाँ यार, यू स्टडी वेरी नाइसली, तो मेरे को रहे कि अगले दिन येस आई हैव टू गिव सो मेनी गुड पॉइंट्स टू देम। एग्रीकल्चर में करा दूंगी, इन जबकि अकॉर्डिंग टू मी इट शुड बी डन इन योर जोग्राफी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड एवरीथिंग, बट जस्ट बिकॉज यू सेड सम फैक्ट्स, इफ आई एम कवरिंग अप ऑल द फैक्ट्स, you should be present there ना, for whom I am covering, for benches or chairs? वही प्रेजेंट होते हैं क्लास में, यही दे आएंगे आपकी जगह पेपर, ले जाना चेयर उठा के रखा ना बस, ठीक है, लाइक सीरियसली। फिर मैं पूछती हूँ सजेशंस कि समथिंग यू वांट, कुछ लेक्चर आपको प्रीवियस समझ नहीं आया, यू कैन आस्क, यू कैन टेक आस्क मी कि आई शुड टेक वन मोर अगेन फुल लेक्चर ऑन दैट। कोई डाउट ही नहीं, जीरो डाउट्स, सीरियसली। इकोनॉमिक्स में डाउट नहीं, मतलब मैंने जब पहली बार पढ़ी थी मुझे तो बहुत डाउट थे। इकोनॉमिक्स में कैसे डाउट नहीं हो सकते हैं? ये गलत बात है ना आप लोगों की, आप आते ही नहीं हो क्लास, सबसे बुरी बात है। दो, एक बच्चे के लिए थोड़ी इतने चीज़ें होती हैं। और फिर टेस्ट में आते 1 नंबर 2 नंबर, किसी का नेगेटिव भी आ सकता है बहुत जल्दी, अब मेरे को लग रहा है। हाँ आ सकता है, नेगेटिव थे, वो ओन कर रहा है कि हो सकता है ऐसा मेरे साथ होने वाला, ही इज ओनिंग अप। उसके उसके अभी 22 23 थे ना। देखो आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर है, कुछ कुछ के अंदर मुझे दिखता है, एंड इफ यू आर गोइंग टू मिस इट, मुझे नहीं पता वेयर यू आर इन योर ओन वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड, बट आपके हिसाब से लाइफ नहीं चलती, सीरियसली किसी के हिसाब से नहीं चलती लाइफ। 1 2 3 4, द मैटर और फैक्ट है कि इतना अच्छी में कोई चीज़ आ रही हूँ, तो आप आओ तो कम से कम, और सजेस्ट करो कि मैम मेरे को अगले क्लास में हम सब ये पढ़ना चाहते हैं, या मैम हम सबको ये चैप्टर समझ नहीं आया, आप दोबारा पढ़ा दो। समथिंग शुड बी फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। मेरा तो कंटेंट ऑलमोस्ट इज डन। एग्रीकल्चर यू सेड आई डिस्कस, इसकी कुछ चीज़ें रह गई थी, दैट आई डिस्कस। आप लोगों के लिए आई नेवर टीच इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज यू हैड नो आइडिया, आई टॉट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। लाइक ऑब्वियसली इट टेक टाइम, आपको पूरा डिस्कस करना पड़ता है बहुत चीज़ें। कल मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, जैसे कि क्या पढ़ाया था, गैट वगैरह पढ़ाया था, ठीक है। अब मैं पूछती हूँ, एक तो ना पता है, सीरियस बताऊँ, बहुत पीछे बैठते हो आप, थोड़ा ना, अच्छा पीछे से मुझे दिक्कत नहीं, थोड़ा विजिबल हो जाया करो शायद उस चेयर, या थोड़ा, क्योंकि एकदम मानवी के पीछे मेरे को दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख। अरे आप दिख रहे हो बट यू आर लाइक दिस, ऐसे सिर एकदम नीचे आपका, तो और आप भी नहीं दिख रहे हो, भले पीछे बैठो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम दैट। हाँ
इतने इतने क्वेश्चंस में एक एक पॉइंट अगर आप सही से पढ़ोगे ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने इतनी चीज़ें पढ़ी हैं, ऑर्गेनाइजेशन, कितनी चीज़ें पढ़ी, आपको पता है आपका पेपर 3 और 4 जो था वो थोड़ा सा करंट बेस्ड था। उसमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा, वो जेन्युइनली क्लास में कभी कवर नहीं होता, कभी भी नहीं होता। आप कोई भी किसी भी चीज़ का बैच उठा के पढ़ लो, दे नेवर टीच यू दीज थिंग्स। दे आस्क यू आप देख लो, ये देख लो, वो देख लो, नहीं होता ना। इसलिए द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज, वो जो आपका पेपर बना है वो PYQ से बना हुआ है, बहुत सारे, उसमें से आप एक एक चीज समझोगे। कल इतने क्वेश्चन, मैंने 30 क्वेश्चन यहाँ कराए हैं, एक पॉइंट तो दिमाग में जाता। बताओ गैट के बारे में, आज मैं आपसे ही पूछूंगी सब कुछ। क्या होता है इसको, तो मैं इस आई विल कम एट दिस। ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मैंने कुछ PYQs एनालाइज करे थे कल भी, जब हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी चीज़ें उसमें पूछी हुई थी कि कैजुअल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, क्रोनिक क्या है, उसमें ना एक एक वर्ड के डिफरेंस है। मुझे नहीं लगता एक जिसको शायद आइडिया कम हो वो इतनी जल्दी एनालाइज कर पाए। ठीक है, बताओ कल जितनी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने पढ़ाई है, मेरे को एक बारी बस गिव मी अ ब्रीफिंग। सारी बता दो, ईयर्स बताओ, और कितने मेंबर्स हैं, इंडिया किसका फाउंडिंग मेंबर था। हम्म, ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस अगर मैं नॉर्मली पूछती हूँ, पहले तो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज रिवाइज दैट, बिकॉज ऐसे बेसलेस कम्युनिकेशन और कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। प्लीज रिवाइज एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। हम बल्क में क्रिएट करते रहते हैं और ये सबके साथ होता है, हम सोचते हैं कल रिवाइज कर लेंगे, वो पीछे होती जाती हैं चीज़ें। और जिसके पास नोट्स नहीं हो उससे देख लो आप। सब्सिडीज के बारे में मैंने ये काम दिया था रीड करने का, एक बारी करा है रीड, तभी तो बोला था रीड करने को, एक बारी। इन पे नहीं होता, मैं बताती हूँ क्या होता है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, पहले पहले आप ही लोगों से मैं डिस्कस करूंगी, फिर बताऊंगी मैं। इसके बाद आई टेक दैट डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग यस्टरडेज क्लास, मैं बता दूंगी वो, ठीक है। सब्सिडी उसमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं आपको, ज़्यादा है ही नहीं उसमें, है कि डेफिनेशन जो लिखवाई है वही होंगी, जिसमें बिल्कुल ट्रेड डिस्टॉर्ट ना हो दैट इज ग्रीन, थोड़ा सा हो वो आपका ब्लू, ज़्यादा दिक्कत हो रही है दैट इज रेड, स्पेसिफिकली वो आपके एग्रीकल्चर में लगती है। मतलब कि हर कंट्री ना कुछ कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है या कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करती है। अगर आप अपनी कंट्री में सब्सिडीज दे रहे हो, हमें दिक्कत तब होगी जब वो एक्टिविटी हमारे ट्रेड को डिस्टॉर्ट करेगी। ऑफ कोर्स आप वो चीज़ आप सस्ते में बना पा रहे हो, मैं एक इमेजिन डेवलपिंग नेशन और आप डेवलप्ड हो, इवन आफ्टर बीइंग अ डेवलप्ड नेशन आप सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे क्या रहा है, वो लोग सस्ते में चीज़ें बना पा रहे हैं। जब वो सस्ते में बना पाएंगे तो हमारे लिए चैलेंज है ना डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो ग्रीन में है कि कुछ ऐसी सब्सिडीज जिससे हमें इतनी दिक्कत नहीं हो रही, वो दे रहे हैं, हमें नहीं हो सकता है। एक डेवलप्ड नेशन चाहता है कि उसकी कंट्री में ग्रीन डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए उसने सब्सिडीज दी है, और उससे उसका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना हो नहीं रहा, थोड़ा बहुत हो रहा है, उससे दूसरे नेशन को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो दैट इज ग्रीन। नो डिस्टॉर्शन इन ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं, राइट। जो आपका नेक्स्ट आता है, क्या हुआ? मेरे को लगा सुन के रोने लग गया आप, आंखों में पानी चला। एनीवेज, सेकंड इज द सेकंड ब्लू बॉक्स, जिसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। जिसे आपने लगाया थोड़ा सा, सपोज आपने लगा दिया प्लास्टिक के ऊपर, और मेरी कंट्री में प्लास्टिक से बहुत प्रोड्यूस हो रही है चीज़ें। अब प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी कंट्रीज यूज़ नहीं कर रही, बट बाय चांस मेरा नेशन कर रहा है, मुझे उससे मेरे ट्रेड में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो वो हो जाएगा आपका ब्लू। अब आता है एम्बर, जिसको हम ज़्यादातर रेड भी बोल देते हैं। अगर वहाँ पे चीज़ें लगी हैं, वहाँ पे बहुत दिक्कत प्रोड्यूस होती है, तो कंट्रीज या WTO क्या बोलता है कि हम उन चीज़ों को ध्यान देंगे। अगर कोई सब्सिडी रेड बॉक्स में चलेगी, इसका मतलब इस सब्सिडी के लगने की वजह से सारी कंट्रीज को बहुत दिक्कत हो रही है, तो हमें इसको ध्यान देना है, ये मतलब है। ब्लू बॉक्स ठीक है, नज़र रखेंगे, इतना ध्यान नहीं देना। ग्रीन बॉक्स एकदम इट्स लाइक अ ग्रीन सिग्नल, जो लाइट होता है रोड पे कि ठीक है कोई डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, वो कितनी भी लगाए, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकेंड, आप गुड, ऑनलाइन बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं। एनीवेज,
पढ़ लो एक बार 2 मिनट। मैं 1 सेकेंड आई, ठीक है, 1 सेकेंड। सम इशू विद माय, प्लीज रिवाइज एंड डू नॉट टॉक। सर ये एक बार समझ चेक करना, ये सर एक बार चेक करना, ये वाला सेल क्यों नहीं चल रहा? ये तो देखो डिस्चार्ज है।
गया रिवाइज? वो इकट्ठे ही हैं। बात ये होता है कि जब बोलते हैं ना वर्ल्ड बैंक, तो स्पेसिफिकली दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए, IBRD और आपका IDA। बट अगर आप बात करो तो आपका वर्ल्ड बैंक बना 5 ही चीज़ों से पूरा, राइट? आपको मैंने एक चीज़ बताया था पहले, जो आपका IBRD था उसको सिग्निफिकेंटली ए बराबर बोलते थे वर्ल्ड बैंक के। एक लाइन मैंने लिखाई थी कि बाद में उसका नाम वर्ल्ड बैंक किया गया है, IBRD का ही है। तो वो वही था ना, तो उसको वर्ल्ड बैंक ही बोलते हैं। कब आया था गैट? व्हाट इज गैट? 48 के आसपास, 1948। और फुल फॉर्म? ठीक है, स्टार्ट। कब आया था? जल्दी जल्दी बिना देखे। 47 48 सिग्निफिकेंट ऐसा ऐसा लगा। हाँ। अगर मैं आपसे कोई भी पूछे कि गैट जो है उसको बाद में WTO किया गया है, ठीक है, गैट को बाद में WTO कौन से राउंड में किया था? और क्या क्या बताया था उस बारे में? हाँ, एग्रीमेंट का नाम? ये पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, डोंट टेक इट लीनियंटली। आपके PYQ, आपका जो आपने अगर टेस्ट दिया होगा उसमें भी एक क्वेश्चन था, ये कौन से एग्रीमेंट के अंडर ये साइन हुआ था कि WTO बनेगा। यही इन्फॉर्मेशन मैंने लिखवाई है कि जो आपको एग्रीमेंट का नाम लिखवाया हो मैंने। हम्म 1944। 1994। कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। देखो समझो, 1944 में ब्रेटन वुड में नॉर्मल बातें हो रही थी, जहाँ पे दो चीज़ तो बन गई थी, वर्ल्ड बैंक बन गया था और IMF बन गया था, और डिस्कशन हो चुकी थी कि गैट भी हम बनाएंगे, ऑब्वियसली कोई इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए ना ट्रेड को देखने के लिए। डिस्कस हो गया। 1948 में इसकी वर्किंग स्टार्ट हो गई थी, किसकी? GATT की। समझ आया? अब दिक्कत एक थी, इन्होंने जब नोट करा कि जो गैट है वो सिर्फ गुड्स को इन्वॉल्व कर रहा है, वो सर्विसेज को नहीं देख रहा, मतलब टैरिफ कोई लग रहा है या हम दो कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं और गैट सिर्फ गुड्स को देख रहा है, विच इज़ नॉट गुड ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देख रहा है। यू नो व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? कॉपीराइट, पेटेंट्स हो गया, जैसे आपने कुछ बनाया है और आप अब देखो, मैं WTO, सॉरी मैं ये वाली ऑर्गेनाइजेशन हूँ और मैं ये देख ही नहीं रही, तो कोई भी नेशन किसी और को कॉपी कर सकता है ना, क्योंकि मैं दे ही नहीं रही कॉपीराइट वाला साइन या सिस्टम, कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक शॉर्ट कमिंग थी। IPR नहीं था, सर्विसेज नहीं थे, सिर्फ गुड को देख रहा था। लेकिन आपको पता है कि सर्विसेज का ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो 1994 में, ये 94 है, उसमें एक एग्रीमेंट हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? कौन सा राउंड? हर साल ना राउंड्स होते थे। राउंड्स होते थे, इसका मतलब कि लाइक मीटिंग्स होती थी, जिसमें बहुत सारे नेशन बैठते थे, बोलते थे ये चेंज करना चाहिए, वो चेंज करना चाहिए। फाइनली 1994 में उन्होंने डिसाइड करा कि इसको बदल के हमें WTO बनाना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें सर्विसेज भी आएंगी, IPR भी आएगा, गुड्स भी आएगा, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसमें ही आपका ये एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडीज लेकर आए, ठीक है। WTO बन गया था, एग्रीमेंट में सिर्फ WTO बना है। जब WTO फंक्शनिंग में आया तो WTO के काम क्या क्या है, उसके सब्सिडीज है, अपनी सब्सिडीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, सर्विसेज को देख रहा है वो, IPR देख रहा है। और कोई डाउट? कितने नेशन मेंबर हैं इसके? और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इफ आई एम फॉरगेटिंग? हाँ, दो इंस्टीट्यूशन। अच्छा, आपसे कभी पूछे ब्रेटन वुड ट्विंस कौन से हैं?
क्योंकि वो दोनों साथ में ही देवर लाइक फॉर्म्ड, दोनों एक साथ बने थे, ठीक है। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, और आपके वैसे भी आया है और इस टेस्ट में भी था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन? आपको याद है मैंने एक चीज़ें पढ़ाई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप वाइज बताया था, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, यूरोपियन यूनियन। तो उसमें अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछूं, उसमें मैंने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन की बात बताई थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट फेवर्ड नेशन? अब नाम से ऐसा लगेगा कि एक कंट्री का सबसे फेवर्ड नेशन कौन सा है, मतलब बिल्कुल ठीक है, हर कंट्री का कोई ना कोई फेवर्ड नेशन होता है, दैट इज ओके। लेकिन इसको क्या बोल रहा है डब्ल्यूटीओ, कि हम मोस्ट फेवर्ड नेशन को कॉन्ट्रोडिक्ट करेंगे, हमें ये पसंद नहीं है। क्यों? अगर आप चाइना हो और आपकी बहुत अच्छी बनती है किसी और नेशन से, तो आप तो उनको फ्री में गुड्स भेज दोगे। अगर आप उनसे फ्री में गुड भेजोगे तो वो तो आपस में ही ट्रेड करेंगे, वो दूसरी कंट्री से तो ट्रेड ही नहीं करेंगे, फिर दूसरी कंट्रीज किसको सेल करेंगी गुड्स, कोई आइडिया ही नहीं है, राइट। इसको एलिमिनेट करने के लिए भी डब्ल्यूटीओ कुछ चीज़ें लेकर आया था। तो आपसे कोई पूछे कि मेन फंक्शनिंग क्या है, उसने सब्सिडीज इंट्रोड्यूस करी, सर्विसेज लेकर आया, आईपीआर लेकर आया, बहुत सारे प्रिंसिपल्स रखे, दैट इंक्लूडेड रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मोस्ट फेवर्ड नेशन। और क्या था? नेशनल ट्रीटमेंट, जिसका यही मतलब था कि हर नेशन को एक ही ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, कोई सब्सिडीज फालतू की नहीं, एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डंपिंग? यस, व्हाट इज एंटी डंपिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, व्हाट इज डंपिंग? जैसे कि मैं चाइना का एग्जांपल लेती हूँ, वो बहुत सारा सामान, वैसे सिर्फ चाइना के साथ नहीं होता ये, मैं प्रैक्टिकली सोचो कि सपोज करो पैंडेमिक आया था, सडनली बहुत लोगों ने कुछ पेरिशेबल चीज़ें बनाई होंगी, अब उन्हें पता है कि ये फटाफट बेचना पड़ेगा, नहीं बेचेंगे तो ये खराब हो जाएगा, नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। तो उन्हें लगा कि कुछ, आप मार्केट में देखते भी होगे कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें नहीं बिकती, तो वो आपको सस्ते में शॉप के पास बेच के चल रहे हैं, आई मीन वो स्टॉल वाले जो होते हैं कि ले लो कोई बात नहीं, हमारा तो सेल ही नहीं हुआ और ये खराब हो जाएगा कल तक, इट्स नॉट लाइक ओके। वैसे ही नेशंस भी करते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये चीज़ तो सेल ही नहीं होने वाली, तो इसको हम सस्ते में ही बेच देते हैं दूसरी कंट्रीज में। अब देखो एक सिचुएशन क्या होती है, एक कंट्री में हो सकता है वो चीज़ सिर्फ 10 रुपए की बिक्री हो सकता है वो इंटरनेशनली 20 रुपए की सेल हो जाए, यू नेवर नो, इवन दो ऐसा भी होगा कि वो उन लोगों के लिए सस्ता ही है, हो सकता है ना। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ, कि कोई और नेशन हो सकता है वो चीज़ नहीं बना रहा हो और उसको वो नहीं बना रहा, तो उसको वो कहीं ना कहीं से मंगवा रहा है, कहीं से जब वो मंगवा रहा है तो हो सकता है ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा हो, क्योंकि आई एम डंपिंग, मैं तो उसको सस्ते में ही सेल करूंगी। मैं, हो सकता है वो हर जगह से 30 रुपए में मंगवा रहा हो, मैंने उसको सिर्फ 15 रुपए में दे दिया, उसको फायदा है और मुझे भी फायदा है, क्यों? क्योंकि मैं तो अपने नेशन में 10 रुपीज़ का सेल कर रही थी। यू आर गेटिंग द पॉइंट, दिस इज डंपिंग। आप बहुत सारा बनाते हो बल्क की चीज़ों को सस्ते प्राइस में और इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल कराते हो, बट डब्ल्यूटीओ लेकर आया एंटी डंपिंग लॉस। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जैसे डंपिंग कर रहे हो, तो एक नेशन अपने आप को बचाने के लिए डंपिंग लॉज लगा सकता है कि यहाँ पर अगर आप इस लेवल से सस्ती चीज़ बेच ही नहीं सकते वाली लाके, राइट। और क्या क्या चीज़ें कर सकता है, आपको याद है मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आपको, कंटेंट वैल्यूएशन, कौन से क्लास में था ये, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट के लिए भी कुछ चीज़ बताया था मैंने ये, आप हो सकता है आए ना हो। अम, मैं टॉपिक नहीं बता पा रही, एक सेकेंड, ये मैंने बताती हूँ किस चीज़ में बताया था, जब मैंने आपको बोला था ये आईएमएफ का टॉपिक हो रहा था एक, आईएमएफ के टॉपिक में मैंने थोड़ा सा डिस्कस करा था, पुरानी क्लास का ये आईएमएफ था, या उसके साथ साथ वो नहीं बताए थे जहाँ पे मैंने आपको बताया था, हाँ ये फॉरेन सेक्टर वाले चैप्टर में होगा। हाँ हाँ, ये चीज़ें मैंने आपको नॉर्मल अभी जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं बताया, बट इससे रिलेटेड कंटेंट मैंने बताया, जैसे मैंने बोला था कि कभी कभी नेशन को चाहिए, यस एग्जैक्टली, और भी था मैंने, एक बोला था कंटेंट वैल्यूएशन चाहिए एकदम, मतलब और भी इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, बताओ। हम्म। हाँ,
हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है, कभी कभी ना नेशन, आप जैसे सपोज करो, क्या हुआ, बंद करवाना है, कर दो, फैन ऑन कर दो। ये फैन ऑन कर लो आप लोग, देखो 10 मिनट्स। कर लो। कंटेंट रिक्वायरमेंट होता है, इसका क्या मतलब है, जैसे आप कोई भी नेशन हो, आप ग्रीन नेशन बनना चाहते हो, यू नो द मीनिंग ऑफ ग्रीन नेशन, कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। पढ़े एसडीजी गोल्स, बता सकता है कोई पूरे 15 के 15 गोल? मैंने बोला कोई बता सकता है 15 के 15 गोल, एंड शी सेइंग 15 होते हैं शायद। हाँ, वही ना। हाँ, बताओ। पहला पॉवर्टी था। सेकंड, तो देख लो एक से बढ़कर एक रिलेटेड ही है, अगर आपके नेशन में पॉवर्टी है ही नहीं, जहाँ पॉवर्टी नहीं वहाँ हंगर नहीं, जहाँ हंगर नहीं वहाँ पे अच्छी एजुकेशन होगी, अच्छी हेल्थ होगी। एक बार ही डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पढ़ लो प्लीज। इन्वायरमेंट की क्लास होगी आपकी, तो उसमें पढ़ा होगा ना आपने। इसके ना वो बना लिया करो, निमोनिक्स होते हैं ना आगे के सिर्फ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब आई थिंक ये अच्छा चीज़ है। क्योंकि मैं आपको पॉवर्टी से स्टार्ट करने वाली हूँ ना, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। पता होने चाहिए कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट्स हैं, और कितने टारगेट्स हैं। टारगेट्स का मतलब पता है, हर गोल के अंदर भी टारगेट है, जैसे कि नो पॉवर्टी, उसके अंदर 3 4 टारगेट रख दिए या 30 टारगेट रख दिए, तो टोटल सारे मिला के कितने टारगेट्स हैं? 169 आई थिंक। क्या मार्केट, सॉरी, 169 नहीं पता, ये पता होने चाहिए, मतलब मैंने कुछ एग्जाम्स दिए भी और देखे हुए जिसमें ऐसे बात करते हैं। एसडीजी 11th गोल के बारे में आपका क्या सोच है, तो अब पता ही नहीं 11th गोल है क्या, तो हाउ वुड इवन नो, लाइक सीरियसली। या सॉरी, आपको एकदम सीक्वेंस में याद होने चाहिए, और पता होना चाहिए, अगर आपसे बोले कि पीस, कुछ क्वेश्चन पेपर्स में आप अगर और एग्जाम्स भी बाई चांस साथ में दे रहे हो, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि पीस वाला जो गोल है उससे ऊपर वाला गोल कौन सा था, चूज करो ऑप्शंस में से। ये यूपीएससी में ऐसा नहीं आया, बट यूपीएससी में ये आया हुआ है, गोल्स के बारे में बात करी हुई है उन्होंने, टारगेट्स के बारे में पूछा हुआ है। और फिर पूछ सकते हैं, क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि हम बहुत पास आ रहे हैं उन टारगेट्स को अचीव करने के। 2030 में हमने टारगेट सेट करा था ना अचीव करने का, हमने बोला है नो पॉवर्टी, और एक गोल का टारगेट 2030 का है। लाइक अभी भी आप अगर डेटा चेक करो तो हम कितने ज़्यादा पॉवर्टी रेट में हैं, राइट? तो अगर ये आपको लग रहा है ये गोल हम अचीव कर पाएंगे, हम्म, लग रहा है ये गोल हम अचीव कर पाएंगे, ये प्रोडिक्शन ठीक है, आईएमएफ से बात करूंगी मैं जाके, उन्होंने वैसे प्रोडिक्शन निकाल दी है नहीं कर पाएंगे, और उन्होंने ये बोला है क्योंकि नहीं हो पाएगी, वो भी इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि पॉवर्टी खत्म नहीं हो रही।
जब तक लोगों के पास पैसे ही नहीं आएंगे वो जीरो, कोई ना कोई घर में एक बच्चा तो होगा जो, या बड़ा कोई ना कोई तो होगा। सी हमें ऐसा लगता है कि इतना इजी है, हर जगह सस्ता खाना मिल जाता है, बट देयर आर सम पीपल जिनका लिटरली 10 रुपए भी नहीं होते हैं। हाँ, नहीं, जीरो हंगर मतलब कि जीरो हंगर का मतलब है कि माल न्यूट्रिशन नहीं है, स्टंटिंग वगैरह नहीं है, जो दिक्कतें होती है ना बच्चों को वो नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। वही ना, उन्होंने ये बोला, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने दे स्टार्टेड एंड दे सेड कि क्योंकि हमने नोट करा है कोविड की वजह से हमारे 2-3 साल उसमें चले गए थे, तो हमारे बीच के टारगेट्स का ईयर तो मिस हो गया ना, क्योंकि उसमें हमारा कॉन्टिजेंसी प्लान चालू हो गया था कि बचना है उस चीज से, किससे, डिजीज से, राइट। तो हमें उससे बचना था, तो हमें ऐसा बोला जा रहा है, कुछ कुछ चीजें आप देखोगे कोई भी गोल तो उसमें रिवाइज्ड चीजें आ रही हैं। उन्होंने बोला था कि हमें 2027 तक कितना करना है, तो उसमें रिवाइज कर दिया कि अब हमें 2029 तक ये करना है। लाइक पीस है और अभी वॉर चल रहे हैं, जस्ट जस्ट देखो 100% होता भी नहीं है कोई भी चीज। हम्म। कुछ डाउट पूछा था ना मेरे से, या स्टार्ट कर दूं मैं नया टॉपिक? कर देती हूँ। अच्छा हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं पहले 10 क्वेश्चन करा दूं जो मेरे 91 to 100 वाले रह गए थे पेपर 3 के। पेपर 3 आप सबके पास नहीं है? आ गए? एक सेकेंड। क्वेश्चन पेपर खोलो जल्दी से, अभी मैं ऐसा करूंगी, आधा घंटा पेपर डिस्कस करूंगी, इसके बाद मेरा 3 घंटे का नया टॉपिक ही चलेगा और वो खत्म हो जाएगा। फॉरवर्ड। हाँ हाँ उसमें। हाँ, 3 बजे दूंगी, 15 मिनट का। क्या हो गया, पढ़ते नहीं हो ना आप लोग इसलिए। लेकर आया करो ना लंच 2 दिन थोड़ा सा, एक बच्चा लाया करो, सबको खिला दिया करो। सारा पेपर हो गया है, खोल लो एक बारी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पहले मैं, पहले क्वेश्चन पेपर खोलो, फर्स्ट से खोल के रखना एक बारी, ठीक है? मैं खोल देती हूँ क्वेश्चन पेपर। अभी मैं फर्स्ट हाफ में कराऊंगी, फर्स्ट हाफ से तो पहले हो जाएगा, ताकि जो सेकंड हाफ में बच्चे घर जाते हैं ना, उनकी बात करेंगे फिर बाद में। चलो, अब एक एक से मैं पूछूंगी, वो फिर ऑप्शंस छूट जाएंगे।
नहीं, मैं कुछ चीजें पूछ रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट तो सिलेबस मैंने आपका ये वाला चैप्टर कराया हुआ है ना, तो अब तो पूछ सकती हूँ मैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो आप सोचो, आप पेपर में बैठे हो एंड यू हैव टू एलिमिनेट और सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है? अब सही आंसर नहीं बोला ना। अभी मैंने पढ़ा है MFN और उसके बाद बोल रही है तुक्का मार के ठीक लग रहा है। अभी क्लास से पहले ठीक सोकर आते हो ना? बताओ। 1 2 3 कोई डाउट? अब ये चैप्टर पढ़ा हुआ है ना, और ऐसा क्वेश्चन देखो, जब मैं आपको नॉर्मल स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती हूँ, दिस इज द रीजन दे। अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल मतलब मैं जिसको चाहती हूँ मैं उसको कुछ बेनिफिट दूंगी, लाइक दो नेशंस या दो से ज्यादा। ऑब्वियसली ट्रेड एक नेशन अपने में तो करेगा नहीं, दो या दो से ज्यादा में ही होगा। देखो, अब प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स टू और मोर पार्टनर्स एग्रीइंग टू रिड्यूस टैरिफ्स ऑन द अग्रीड नंबर ऑफ टैरिफ लाइंस। हमने डिसाइड करा हम इतने इतने गुड्स पे इतना इतना टैरिफ कम कर देंगे, डिसाइड करके करेंगे ना। आपने बोला हम 10 गुड्स पे करेंगे, फिर हम म्यूचुअल डिस्कशन के बाद 8 गुड्स पे आए। अगर सबने टैरिफ लगाया हुआ है, मैंने बाकी नेशंस पे 15% लगाए, हम दोनों क्योंकि फेवर्ड हैं, प्रेफरेंशियल हैं, अच्छे दोस्त हैं, हमने डिसाइड करा कि ठीक है हम अपने में सिर्फ 5% लगाएंगे। और कोई भी ट्रेड है तो दो कंट्री का होगा, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ दो कंट्रीज के बीच में होगा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रेफरेंशियल तो कोई भी हो सकता है ना। तो इसका आपका 1 2 3 तीनों है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कल बताया था ये मैंने। थर्ड वाला जो है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये कौन निकालता है? हाँ, क्या लिखा है इसमें? गलत है ना, ये तो IMF गलत है। IMF आपका गलत हो गया, तो एक ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी लिखा है। हाँ, वो उसका है। ग्लोबल रिस्क आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, देखो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो एम्प्लॉयमेंट ये नहीं निकालता, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, ILO। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेना, डेफिनेटली आपको ये वर्ल्ड इकोनॉमिक जरूरी नहीं है, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट पे ये लोग भी निकालते हैं, बट स्पेसिफिकली ये वाला ILO ही निकालता है। बट हाँ, ये एक हद तक हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जब मैंने आपको कल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की और वो लिखवाई थी रिपोर्ट्स, वो मेन रिपोर्ट्स ही हैं, उनमें से आते हैं क्वेश्चन ज्यादातर, इसलिए वो सिलेक्टिव है। आपने देखा, आप मैच करो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, क्या मैंने ऐसा कुछ लिखवाया? नहीं लिखवाया। तो वहां से भी आप थोड़ा देखो, ऐसे क्वेश्चन में कभी कभार गेस करना पड़ता है, तो एक वाइल्ड गेस इफ यू डू, आप इसको हटाओगे, इसको ILO करोगे, है ना? इसमें मैंने कर दिया ILO, और ये तो आपका ठीक है गलत है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड व्हाट अबाउट दिस? कौन करता है ये? वर्ल्ड बैंक। तो आपका कोई भी ऑप्शन ठीक है? नहीं, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस है, ये वो क्वेश्चंस है जो मैंने रिसेंटली डिस्कस करे हैं आपके साथ। ये आज पढ़ाना है मेरे को। नहीं दिख रहा ना, होगा ना, एक सेकंड। गिनी कोएफिशिएंट पढ़ लिया ना? गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है बताओ?
गूगल नहीं करना। अच्छा, अभी मैं कराऊंगी वैसे, बट स्टिल देखो देखना पड़ रहा है ना पीछे, ये नहीं होना चाहिए। क्या? इनकम से रिलेटेड है, इतना तो आई कैन से। क्या है? देखा? देखो, सी होगा इसका। लॉरेंस कर्व सुना है? क्या होता है लॉरेंस कर्व? है ना, इनकम इनक्वालिटी देखता है, वो लाइन मैंने आपको दिखाई थी, एक चार्ट बना के दिखाया था। ये चीज़ें ना हमने ऐसे पढ़ी हैं, कैसे पढ़ी, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा पढ़ लिया। तो इसीलिए मैंने आज ये 3 टॉपिक एक साथ उठाए, पॉवर्टी, इनक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट। जो क्वेश्चंस आते हैं सीधे, एक गिनी कोएफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, और अभी कल मैंने इतने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। देखो यही दिक्कत है, अगर आप क्वेश्चन अटेंटिवली सुनो तो आधे कॉन्सेप्ट तो ऐसे आ जाएंगे आपको नए नए, आपको स्पेसिफिकली जाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसका आंसर सी होगा, इनकम इनक्वालिटी को स्टडी करता है। बताओ। सब क्या बोल रहे हैं? क्या लग रहा है? स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल क्या होती है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? कल बताया था नहीं मैंने? हाँ, देखो ये चीज़ें हैं ना, ये टॉपिक्स हैं जो मैं आज पढ़ाऊंगी। ये मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ और आपके डेफिनेटली पीवाईक्यू से फॉर्म्ड हुए हैं, राइट? इसका आंसर जिसने भी स्ट्रक्चरल बोला दैट इज करेक्ट। स्ट्रक्चरल ही है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब आप, जैसे सपोज आपने बीटेक करा है, ठीक है, बीटेक आपने करा है मैकेनिकल में, और एक आप ऐसी जॉब में गए हो जहाँ पर आपको सपोज कंप्यूटर की नॉलेज वाला चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए, तो क्या आपकी स्किल्स वहाँ मैच कर रही हैं? दैट इज स्ट्रक्चरल। हो सकता है आप कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और वहाँ पे कुछ नया काम हो, और आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो उस जॉब प्रोफाइल को मैच नहीं कर रही, तो आपको वो लोग निकाल देंगे, राइट? जब वो आपको निकाल रहे हैं किस लिए? क्योंकि आपकी स्किल्स उस जॉब में मैच नहीं कर रही थी। ऐसा जब होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल। अब डिस्गाइज्ड क्या होता है? डिस्गाइज्ड, हाँ, हाँ, लाइक एग्रीकल्चर सुना है ना? एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि लोग काम कर रहे हैं, चाह रहे हैं करना, लेकिन हट गए, लाइक नहीं, वो अनएम्प्लॉयमेंट। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? कल ही बताया था मैंने। क्या, एक मैं आपको एक 3 चीज़ बताती हूँ। एक विमेन है, शी इज़ नॉट अर्निंग एंड नीदर शी इज़ विलिंग टू वर्क, ठीक है, शी हैज़ अ गुड फैमिली एंड एवरीथिंग। विल आई कंसिडर दैट विमेन एज अनएम्प्लॉयड? नो। ऐसा इंसान जो खुद से काम करना नहीं चाह रहा है, ना जॉब ढूंढ रहा है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है, वो विलिंगली काम नहीं करना चाह रहा। अब दूसरा इंसान जो चाहता है उससे काम मिले, ठीक है, काम कर भी रहा है, नहीं काम मिले लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, ये अनएम्प्लॉयड है। अब तीसरा कैटेगरी, एक ऐसा इंसान है जो काम करना चाहता है, उसे काम भी मिल गया, बट उसे वो काम मिला है जो उसके पर्सनालिटी से बहुत लाइक अनमैच्ड है,
हो सकता है वो 1 लाख कमाने वाला इंसान हो, बट उसे हो सकता है सिर्फ 30 हज़ार की जॉब करनी पड़ रही है बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सपोर्ट हिज फैमिली। वो अब ये नहीं देख सकता कि मैं 1 साल वेट करूंगा मेरे को बेस्ट जॉब मिलेगी तभी। ही वॉन्ट्स टू अर्न राइट नाउ बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सपोर्ट, राइट। ऐसे लोग जो अपनी क्वालिफिकेशन और बहुत चीज़ों से कम हटकर नीचा काम कर लेते हैं, लाइक एनी जस्ट फॉर द मनी, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, राइट। ठीक है। डिस्गाइज का एक और नाम है हिडन। आज मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। कभी भी आपसे पूछे कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसी होती है, दैट इज ऑलवेज जीरो। What is marginal productivity? What is average productivity? What is total productivity? I'll discuss all of these डरने की बात नहीं है। समझ आ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो अब मैं चीज़ें आपको समझाऊंगी उनसे, ठीक है। तो अच्छा 91 से डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, फिर आई जस्ट एंड। नाइन्टी टू से 91 हो चुका था, ठीक है। जो कल बच्चे जिन्होंने अगर थोड़ी ऑनलाइन भी क्लास ली थी, एक बारी 91 फर्स्ट का आंसर बताओ मेरे को, ठीक है। किस में से कौन से ठीक है? यही तो क्वेश्चन है कि एफडीआई के हिसाब से कौन से ठीक है, ठीक है। कुछ चीज़ें लर्न करने वाली होती हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे फैक्ट्स आ रहे हैं उनको लर्न करते रहो। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। पेट्रोलियम में 100% एफडीआई अलाउड है। डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट पता है ना क्या होता है? पढ़ाया है मैंने। यस, ऑटोमेटिक रूट, ग्रीनफील्ड रूट, करेक्ट। जब ऑटोमेटिक रूट क्या होते हैं, एक बार खोलो फिर से, मेरे को सच में अभी थोड़ा गुस्सा आ रहा है ब्लैंक फेसेस देख के। एफडीआई वाला टॉपिक खोलो। टाइप्स ऑफ एफडीआई बताई थी मैंने। स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। देखो एफडीआई क्या होती है, आपकी कंट्री में कोई पैसे लगा रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में लगा रहा है, वो ऑटोमेटिक है, चल रहा है, यही तो बोल रहे हैं। पेट्रोलियम इंडिया में ऑलरेडी चल रहा है, उसमें ऑटोमेटिक रूट ही तो है हुआ ना वो, और चलते हुए बिजनेस में उन्होंने लगा दिया इन्वेस्टमेंट। अब ग्रीन फील्ड क्या होता है, उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अच्छा है, अभी ग्रो हो रहा है, तो खुद से कुछ स्क्रैच से चालू करते हैं, वो आपका ग्रीन फील्ड एफडीआईज होते हैं, जो खुद से जीरो से वो लोग पूरी खुद ही कंपनी यहाँ पे बनाते हैं आके, ठीक है। आइडिया लगा? अब बताओ, फर्स्ट तो इज करेक्ट, सेकंड करेक्ट है, ये डेटा आपने देखा हुआ है। सेकंड कौन सी स्टेट? कर्नाटका, ठीक है, याद रखना, फर्स्ट टू टॉप 5 याद रखा करो। और थर्ड? देखो इन्होंने फॉरेन ट्रेड की बात करी है, ठीक है, फॉरेन ट्रेड आपका एफडीआई नहीं देखता है, ये याद रखो। कौन सा डिपार्टमेंट है? देख लो सारे। तो आपका मैं बोल सकती हूँ ऑप्शन गलत है, ये वाला ठीक है और ये वाला ठीक है, तो आपका आंसर ए ठीक है। बाकी के जो लास्ट के क्वेश्चन है ना, मैंने नोट करा है, वो ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक से है। लास्ट देखो, आप खुद देखो, आप 97th क्वेश्चन देखो एक बारी, जस्ट नोट खोल दो मैं यहाँ पर, तो 97th क्वेश्चन देखो। पहले तो ये देखो, ये आपकी कमिटीज हैं पॉवर्टी के ऊपर, ये सारी कमिटीज आपकी पॉवर्टी के ऊपर है। सुना होगा तेंदुलकर, रंगाराजन, और फिर से आ गया अनएम्प्लॉयमेंट में, लेबर
रेट पार्टिसिपेशन है ना, विमेन रेट कितना है पार्टिसिपेशन का, फिर से आ गया पॉवर्टी गैप। देख रहे हो लास्ट के 7-8 क्वेश्चन सारे इसी यूनिट के हैं। मार्जिनल वर्कर्स, अगेन सेम टॉपिक, इसको तो आप ऐसे ही गेस कर सकते हो, बताओ। नहीं भी पढ़ी ना कभी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश आती है बस उससे गेस कर। मार्जिनल वर्कर्स, which of the following statements correctly describes marginal workers? Workers who had worked for the major part of the reference period, workers who have not worked for the major part of the reference period, मतलब जब से चालू करा है इस reference period। सी क्या है, बी बोला आपने, और सी ऑप्शन क्या है, और डी वर्कर हु आर मेनली एंगेज्ड इन, नहीं आंसर इसका बी ही है, गुड करेक्ट ऑप्शन, थोड़ा गैस सही करा आपने। एनीवेज वो आपको बोल रहे हैं मार्जिनल वर्कर मतलब अगर किसी इंसान को 6 मंथ तक का काम करना है, मतलब कि अगर आपको 6 महीने तक का काम करना है, उस इंसान ने उतना काम नहीं करा है, दैट इज मार्जिनल, ठीक है। सो इट इज बी। अब यहाँ पे एक और है आपका, देखो करोगे गेस थोड़ा सा, देखो अब मैं कैसे बताती हूँ कैसे गेस करो। लॉरेंस कर्व पता है, बहुत सारे कर्व पता है ना, उससे एलिमिनेट कर लो जो जो पता है, और जो चीज़ आपको नहीं पता वो होगा आंसर। नहीं, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का भी मैंने एक आपको ग्राफ बताया हुआ है, याद है। मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है क्या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। फिर हमने एक बात करी थी कि कुछ समय तक जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड वो होना खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। ये भी ग्राफ पड़ा है, कर्व सॉरी। इसका आंसर 3 एंड 4 होगा, तो मतलब कि ओनली 2। देख लो ये ग्राफ प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कज़नेट कर्व याद है, कज़नेट कर्व। गुड, यही बोल रही थी। जा बाकी जो 2 ऑप्शंस थे ना वो ये थे कि रिलेशन बताओ कैसा शेप होता है इसका, देख लो एक बारी सोच लो, यू या इन्वर्टेड यू, बताओ ये है या ये है। तो यू कैसे हुआ,
ये इन्वर्टेड यू है, थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। दिस इज इन्वर्टेड यू एंड दिस इज कल्पनेट कर्व। देयर आर सो मेनी कर्व्स जो एग्जैक्टली यू शेप के बनते हैं। कोई बता सकता है कौन सा कर्व आ रहा है दिमाग में जो यू शेप का हो? किसमें? अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, ये वाला, दिस गोल्डन यू कर्व, यही है, यही तो है। यू कर्व में बनता है ये। बहुत सारे कर्व्स हैं बट दिस इज करेक्ट। वो भी तो इन्वर्टेड ही बनता है। मैं यू पूछ रही हूँ नॉर्मल। आप वो टैक्स की बात कर रहे हो ना, उसका नाम बताओ क्या होता है? क्या होता है? कि पहले टैक्स रेट बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट एक लेवल के बाद टैक्स रेट नहीं बढ़ता। सॉरी, अगर टैक्स रेट आप और बढ़ाओगे तो टैक्स रेवेन्यू उससे नहीं आएगा। लैफोर्स कर्व, गुड। देख रहे हो कितने सारे कर्व है, कितने सेम सेम से लग रहे हैं। प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। लिख सकते हो लैफोर कर्व रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। और लॉरेंस कर्व आपका इनइक्वालिटी शो करता है, ठीक है। और ये जो अभी गोल्डन यू कर्व है, ये बताता है कि विमेन कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उन्होंने यही बोला है। वो आपका एकदम ऐसा ही ग्राफ बनता है कि अगर हम देखें कि विमेन जो है जैसे से डेवलपमेंट हो रही है, उनकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो हम देख भी रहे हैं अभी डेवलपमेंट चल रही है, इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। बट डेफिनेटली आफ्टर मेनी इयर्स अच्छी डेवलपमेंट होने के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी, हम देखेंगे कि फीमेल का, अगर फीमेल पार्टिसिपेशन है, वर्किंग रेट है, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो आप देखोगे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रही है तो फीमेल का रेट कुछ है ही नहीं, कम भी हो सकता है। नहीं करवा रहे लोग, काम हटा रहे हैं, एक टाइम बाद बहुत कम चला जाएगा, लेकिन फिर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रही है, तो अब विमेन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है। समझ आया? स्टार्ट कर लो प्लीज़। आज का टॉपिक लिख लो, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी से मैं स्टार्ट करूंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी? बिफोर डिस्कसिंग दैट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, yes, that is this SDG गोल जो आपका है, गोल नंबर 1, नो पॉवर्टी, ठीक है। मतलब आपको एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी चाहिए। जल्दी लिखना है आज, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, चीज़ें लिखने वाली भी और समझने वाली भी, तो बोरिंग नहीं होगा डेफिनेटली, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 विच सेज देयर शुड बी नो पॉवर्टी, दैट मीन्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल द पॉवर्टी शुड बी देयर। एंड अब हम पढ़ेंगे पॉवर्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और व्हेन डू यू कंसीडर अ पर्सन पुअर, ठीक है। दो चीजें हैं कि पुअर क्या है और पॉवर्टी क्या है। तो पुअर जो इंसान है उसकी स्टेट को ही पॉवर्टी बोलते हैं। पहली बात, पुअर तो एक इंसान कौन होता है जिसके पास, हाँ, बेसिक बेसिक नीड नहीं है, करेक्ट, फूड क्लोथ शेल्टर नहीं है। पहले हम इस तक ठीक थे, बट जैसे जैसे हम डेवलप हुए हैं, ये जो आपकी डेफिनेशन है ना, थोड़ी और बड़ी है। फूड क्लोथ शेल्टर तो ठीक है, उसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करी, ये हम बोल रहे हैं। और बेसिक चीज़ इनकम, इनकम भी तो होनी चाहिए, जिसका तो इनकम ही नहीं है वो ये चीज़ें ला ही नहीं पाएगा। पहले हम सिर्फ इतना देखते थे, क्या देखते थे कि इंसान की इनकम कितनी है, राइट। अब हम देखते हैं कि इंसान की इनकम के साथ साथ और भी फैक्टर्स हैं। तो पहले जब मैं सिर्फ इनकम की बात करूंगी, दैट इज यूनी डायमेंशनल पॉवर्टी, एक ही एस्पेक्ट में मैं देख रही हूँ, इनकम के रिगार्ड्स में देख रही हूँ। बट व्हेन आई टॉक अबाउट वेरियस अदर फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, सच एज सैनिटेशन, सच एज एजुकेशन, सच एज स्कूलिंग, उसके अंदर आ गया हेल्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ लिविंग, सब आ गया। और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, थर्ड एस्पेक्ट, राइट। तो दो चीज़ें हैं इंडिया में जो पॉवर्टी है वो कौन देखता है, आपका नीति आयोग उसके डेटाज निकालते हैं। और पूरे वर्ल्ड में यूएनडीपी देखता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और ऑक्सफैम देखता है, ऑक्सफैम वगैरह इंडेक्स निकालते हैं, बहुत रिलायबल सोर्स है उनका डेटा। कभी आपको पॉवर्टी के बारे में पढ़ना हो, डेफिनेटली रीड ऑक्सफैम, ठीक है। ऑक्सफैम के हिसाब से उन्होंने बोला है कि दुनिया के 1% लोगों के पास 40% पैसा है,
1% लोगों के पास 40% पैसा है और 99% लोगों के पास बचा हुआ 60%। 99 लोगों के पास, इमेजिन 99%, मतलब 1% इज हैविंग 40% ऑफ द फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, राइट। और जो गैप है बिटवीन द रिच एंड द पुअर वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ ही रहा है ना। ये लाइन बहुत फेमस है, द रिच इज बिकमिंग रिचर, द पुअर इज बिकमिंग पुअरर। दिस इज व्हाट दे मीन बाय पॉवर्टी गैप। अब दो वर्ड्स की बात करते हैं सिंपल टर्म्स पे, एक तो है पुअर, राइट। अब एक बोलते हैं पॉवर्टी गैप, सुना है ना, एक होता है हेड काउंट रेशियो और एक होता है आपका पॉवर्टी गैप। दो अलग अलग शब्द हैं मेजर करने के लिए पॉवर्टी कैसे कैसे करते हैं। समझ आ चुका है ना पॉवर्टी क्या है। डेफिनेशन में आपको एक लिखवा देती हूँ, देखो। It is a social phenomena in which social phenomena in which there is a deprivation of basic human needs. It is a social phenomena in which there is a deprivation of basic human needs. SDG goal number 1 talks about no poverty. That is talks about no poverty. That is to end poverty in all forms. To end poverty in all forms. लिखो। अब सुनो पहले मेरी बात। आपने एक चीज सुनी है APL BPL, तो अब देखो, अब हम इतना बड़ा नेशन है, किसी इंसान को पुअर मानेंगे कैसे? पहला क्वेश्चन तो ये पॉवर्टी डिफाइन कर लिया, गॉट इट। बट किसी को आप पुअर की कैटेगरी में कैसे रखोगे और आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपकी पूरी कंट्री में कितनी पॉवर्टी है? तो इसके लिए उन्होंने बोला कि हमें ना एक चीज फ्रेम करनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज पॉवर्टी लाइन, राइट। एक आप पॉवर्टी लाइन बनाओगे कुछ ऐसा, ठीक है। अगर आपकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा ऐसे है यहाँ पर चल रही है, इसका मतलब दिस इज बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट। एंड एनीवन who is not under this, अच्छा खासा they are living, they are APL, above poverty line, right? This is BPL, जो आपके बहुत सारे राशन कार्ड्स होते हैं, बहुत सारे हैं जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है जिसमें लिखा होता है कि ये इन लोगों को हमें देना है ज़्यादा, राशनिंग करते हैं फूड की, कि इनको दो, इनके कार्ड्स बनते हैं और उन्हीं लोगों के कार्ड बनते हैं जो BPL की लाइन के नीचे आते हैं, उस लाइन में आते हैं, राइट। बट अगेन देयर इज अ करप्शन विच स्टेट्स even people who are above poverty line they still have these cards more than the people who hold which actually need, जिनको असली में ज़रूरत है उनके पास नहीं है और जिनको ज़रूरत नहीं उनके कार्ड्स बने हुए हैं। A data that I didn't need, वाह। Are you sure you are going to give the exam? एस्पिरेंट UPSC क्या कह रहा है, लिया क्यों नहीं? अच्छा, मतलब ऐसे एक बात बताओ, इमेजिन आपके सामने एक बैग पड़ा है जिसमें 1 करोड़ रुपए हैं। कि आपके सामने एक बैग है फुल ऑफ 1 करोड़ और मेनी मोर रुपीज, आपने काउंट नहीं करे, तो मतलब योर थ्योरी इज यू वुड पिक अप द बैग, व्हाई टू लीव फॉर द नेक्स्ट पर्सन, है ना। आप भी लो और 3 लोगों को आगे बोलो कि वो और 3 लोगों को ऐसे सेम सेम सलाह दे, राइट, है ना। ये तो नहीं है ना। देखो एग्जाम किस लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो उसने यूज नहीं करा वो, तो आई थिंक देयर मस्ट बी सम डेटा खराब या गलत पिक कर लिया होगा, पुराना डेटा उठा लिया होगा। तो सी वो तो गवर्नमेंट वाला ही फॉल्ट हो गया कि उनका आ गया, उन्होंने अप्लाई भी नहीं करा, और कुछ लोग अप्लाई करते उनका आता भी नहीं है।
राइट। एंड बेसिक प्रॉब्लम बहुत लोगों को पता भी नहीं कि फैसिलिटीज़ हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये। तो पहले मैं जहाँ से स्टार्ट कर रही थी कि लोगों को पता कैसे चलेगा कि पुअर है वो, एक लाइन बनी है जिसका नाम है पॉवर्टी लाइन, जिससे हम देखते हैं कि कितने लोग इसके नीचे आ रहे हैं या ऊपर आ रहे हैं, और कुछ लोग एकदम यहीं पर रहते हैं जो गलती से कभी थोड़ा सा नीचे चले आते हैं, कभी थोड़ा सा ऊपर चले आते हैं। किस तरीके के लोग होते हैं ये मैंने कल बताया था। हाँ, नहीं, इतने तो बेचारे नहीं होते। ट्रांजिएंट तो होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रिच, मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें मैंने बोला कभी भी ऐसे रहते हैं वो। हाँ। तो मैं जब बोलते हूँ उसके बाद क्यों याद आता है? कोई कोई बात नहीं, कोई, ये कल की क्लास है, कल की क्लास देख सकते हो। मैं ये थोड़ी बोल रही इमीडिएटली कल की भी क्लास याद हो। आपको तो दिसंबर की भी याद नहीं है, ये आपके रहता। आप ये जब खुद के शीशे के घर हो ना तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते, है ना। कौन सा नोटबुक? नोट्स जब लाया था ये? तो पॉवर्टी लाइन बनती है, ठीक है। चर्निंग पोअर होते हैं वो जो एक दिन अच्छा हुआ 100 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिया अमीर हो गए, कल अच्छा दिन नहीं हुआ फिर से 90 पर आगे नीचे गिर गए। अगर मुझे ऐसा फील होता देर एक्चुअली वेरी रिच, सम आर एक्चुअली सफरिंग। बट आप अगर उनसे इफ यू स्टिल ट्राई टू बार्गेन विद देम, दे वोंट एवर बार्गेन। अगर किसी को इतना नहीं, no, you are the reason why they are poor. नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते। बट सी, दिस इज द हिपोक्रेसी। हम इनसे बार्गेन करते हैं और हम मॉल में ऐसी वी टेंड टू लाइक प्रोडक्ट्स व्हिच आर वेरी लाइक कॉस्टली। क्या बार्गेन? but they are not too fond of also branded things. वो चाहेंगे, अगर पेरेंट्स चाहेंगे दे कैन इवन। हाँ, होता है ना। सो उनका फिर भी ठीक है बिकॉज दे हैव दिस हैबिट सिंस फॉर एवर, राइट। उनका हम अपने पेरेंट्स से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अ जनरेशनल गैप। वो रहेगा, उनका थिंकिंग हमसे बहुत अलग है, राइट। और हमारा थिंकिंग नेक्स्ट जनरेशन से बहुत अलग होगा, ठीक है, जस्ट टू बी फेयर। अभी आपके लिए बार्गेन हो सकता है, वो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, 500 रुपए दे के आ गए, उन्हें हो सकता है दे आर वियर्ड पीपल, राइट, द न्यू जनरेशन। राइट। पॉवर्टी लाइन डिफाइन करो। ये वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी है पॉवर्टी लाइन की। अ पर्सन इज एक्सट्रीमली पुअर a person is extremely poor if she, like everywhere they use he but here they have written she. If she is living, आपसे ना एक क्वेश्चन आया था पेपर में, ये पूछा था इन्होंने कि कितने डॉलर वालों को बोलते हैं गरीब। एक्चुअल में एक फिगर दिया हुआ है उन्होंने, ये आता है कि कितना, जैसे $2.15 इज कंसिडर्ड, उससे बिलो जो है वो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं, राइट। ये फिगर याद रखना जो मैं आपको बोल रही हूँ। अ पर्सन इज एक्सट्रीमली पुअर इफ शी इज लिविंग on less than on less than
2.15 international 2.15 international dollars a day which are which are adjusted for inflation as well as price. Inflation as well as price उसके हिसाब से adjust होता रहता है. नीचे एक और line, we can say that poverty is a multi-dimensional phenomena. Poverty is a multi-dimensional phenomena in which a person lacks LACKS basic resources phenomena, in which a person lacks basic resources such as financial, essential, and necessary to maintain a minimum standard of living. Minimum standard of living. दो तरीके होते हैं, एक होता है हेड काउंट रेशो मेजर करने का, और एक होता है पॉवर्टी गैप रेशो. इसका क्या मतलब होता है? हेड काउंट ऐसे बस ऐसे गिन लिया कि 10 लोग गरीब हैं, नॉर्मली यू जस्ट कितने लोग पुअर हैं, दैट इज हेड काउंट. नॉर्मली यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग. अब मैं आपसे बोलूँगी पॉवर्टी गैप, इट कैलकुलेट्स इंटेंसिटी. एक इंसान अगर गरीब है तो वो कितना गरीब है. अब देखो एक चीज़, मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी कि दिस इज अ पॉवर्टी लाइन, राइट? और इमेजिन करो ये पॉवर्टी लाइन 100 रुपये की है, कि इसके नीचे जितने लोग हैं दे आर पुअर, इससे ऊपर है दे आर ठीक, ओके. अब एक इंसान है जो 95 रुपीज़ कमा रहा है बट स्टिल पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहा है. अब एक इंसान है जो सिर्फ 10 रुपये कमा रहा है. अब आप देखोगे और आप बोलोगे मैम ये वाला ज़्यादा पुअर है और ये वाला कम पुअर है. आप इंटेंसिफाई कर रहे हो ना, आप मेजर कर रहे हो कि कौन कितना ज़्यादा पुअर है और कौन कितना ज़्यादा नहीं है. तो दिस इज पॉवर्टी गैप. बेसिकली इट मेजर्स द इंटेंसिटी विद विच अ पर्सन इज पुअर, राइट? पर्सन तो पुअर है ये बात है, बट वो कितना पुअर है, सिर्फ इतना सा तो इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं है. बट यहाँ जो आ रही है बहुत दिक्कत वाली है. अगर कोई इंसान 5 रुपये कमा रहा है, आपकी पॉवर्टी 100 की है, 9, दैट इज एक्सट्रीम पुअर. समझ आ रहा है? दिस इज पॉवर्टी गैप. Poverty gap basically measures the intensity with which a person is considered to be poor. देख रहे हो ना, दो पर्सन है, ए है, उसको समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. दो तरीके से पॉवर्टी मेजर करते हैं. हेड काउंट रेशियो नॉर्मल आपने देखे कि हमारी कंट्री में 50 लोग पुअर हैं 100 लोगों में से, सपोज, ठीक है. और अगर मैं बोलूँ इंटेंसिटी निकालूँ, उन 50 में भी अगर आप बोलोगे मैम 40 लोग तो ऐसे हैं जो लिटरली बहुत ही कम पैसे कमा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरत है. और 10 लोग हैं जो ठीक है, दे स्टिल कैन मैनेज, वी नो वो बहुत जल्दी पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे. अब आप एक बात सोचो, पॉवर्टी गैप इतना ज़रूरी क्यों है? खुद सोचो, प्रैक्टिकली सोचो. ये तो मैंने काउंट कर लिया कि मेरी कंट्री जिसमें 100 लोग हैं, सपोज मैंने देखा कि अच्छा 50 लोग हैं जो कम कमा रहे हैं, जो पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं. लेकिन अब मैंने बोला आ तो रहे हैं, बट इससे हेल्प हो जाएगा. मैं इतनी स्कीम्स देकर आऊँगी, उनको टारगेट कर रही हूँ पुअर पीपल को, तो क्या ये हेल्प हो जाएगा? नहीं हेल्प होगा. इसमें क्यों नहीं होगा? क्योंकि टाइप्स ऑफ पुअर भी है ना, पुअर भी अलग अलग तरीके के. एक ऐसा पुअर है जो एक्चुअली में बहुत नीडी है. इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल नहीं कमा पा रहा है, बहुत ही बेयर मिनिमम 100 रुपीज़ कर रहा है कैसे भी मंथ के. और एक ऐसा इंसान है जो पॉवर्टी से सिर्फ थोड़ा 100 रुपये कम पर है. तो मुझे पता है मैं कोई भी स्कीम लाऊंगी सबसे अच्छे से इसको हेल्प मिल जाएगी. बट व्हाट अबाउट दैट पर्सन? तो डेफिनेटली पॉवर्टी गैप आपको बहुत अच्छे से इंश्योर करता है कि किसको टारगेट करना है. तो पॉवर्टी गैप एक अच्छी रेशियो दिखाते हैं, करेक्ट पिक्चर दिखाते हैं.
दोनों के मतलब समझ आ गए। कल एक क्वेश्चन था जिसमें हमने हेड काउंट रेशियो के बारे में पढ़ा था, और आते रहते हैं इस पे क्वेश्चन। वेरी सिंपल, हेड काउंट मीन्स यू आर जस्ट कैलकुलेटिंग हाउ मेनी पुअर पीपल आर देयर, एंड इन पॉवर्टी गैप यू आर चेकिंग द इंटेंसिटी विद विच अ पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी पुअर। लिख लो हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो calculates or estimates the number of poor people, estimates the number of poor people in a country, whereas poverty gap ratio, measures the intensity with which a person is poor. अगर मैं पॉवर्टी की बात करूं तो यूनिडायमेंशनल क्या होता था, बताओ, अभी बताया मैंने। यूनिडायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है? यस, एक ही एस्पेक्ट में देख रहे हैं, दैट इज इनकम। तो अभी आपका वर्ल्ड बैंक ने कितना बोला हुआ है? वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि अगर एक इंसान $2.15 से कम कमा रहा है तो वो इंसान पुअर है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, यूएनडीपी निकालता है, ठीक है। और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये काफ़ी उस पर वर्क करता है। और इसके मैं इंडिकेटर्स डिस्कस करूंगी। अगर मैं आपसे बोलूँ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये कौन रिलीज करता है डेटा? नीति आयोग। लिख लो ये। पता है तो it measures intensity, with which a person is poor. समझ आ गया? नीति आयोग निकालता है। इसके बाद जब अभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ, 3 बजे तक की ले लूँ, 2:30 हो रहे हैं, ठीक है, 3 तक ले लेते हैं। कुछ मेरे को माइक का कुछ चेक करना था। इसके बाद आई डिस्कस द इंडिकेटर्स, प्लीज डोंट लीव द क्लास, ठीक है। इंडिकेटर्स डिस्कस करूँगे, 12-13 इंडिकेटर्स हैं। मल्टी डायमेंशन, देखो यूनी मतलब कि सिर्फ मैंने देख लिया कि इनकम से देख रहे हैं हम, जैसे आप, हमने बोला कि इनकम से कंपेयर करते हैं कौन कितना पुअर है, ठीक है। अब मल्टी डायमेंशनल में इनकम के साथ साथ और भी एस्पेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि हमने देखा कि क्या सैनिटेशन है इस इंसान के पास, क्या ये स्कूल जा रहा है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है ना, क्या हेल्थ है उसके पास, नहीं है, सारे बहुत सारे फैक्टर, डायमेंशन बढ़ गया टू चेक दैट, ठीक है। टेक अ ब्रेक, बी बैक बाय 3:10, ओके। एंड इसके बाद में चीज़ें डिस्कस करूँगी इंपॉर्टेंट।